नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध अब 36वें दिन में प्रवेश कर चुका है। लगातार हमलों और जवाबी कार्रवाई के बीच हालात और तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। इस बीच युद्ध से जुड़े कई बड़े अपडेट भी सामने आए हैं जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाते हैं। ईरानी अधिकारियों के अनुसार 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध में अब तक कम से कम 2076 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 26,500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के 2 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। इनमें एक F-15E फाइटर जेट और दूसरा A-10 अटैक एयरक्राफ्ट शामिल है। ईरान के मुताबिक F-15E फाइटर जेट को उसके क्षेत्र में गिराया गया। इस विमान में सवार एक क्रू मेंबर को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि दूसरा अभी भी लापता है। वहीं ईरानी मीडिया का कहना है कि A-10 अटैक एयरक्राफ्ट पर्शियन गल्फ में गिरा है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इस पर स्पष्ट नहीं किया है कि विमान क्रैश हुआ या उसे मार गिराया गया। तो अमेरिकी सेना लापता क्रू मेंबर की तलाश में जुटी हुई है। इस दौरान सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी ईरानी फायरिंग की चपेट में आए। हालांकि हेलीकॉप्टर को नुकसान जरूर हुआ, लेकिन वो हवा में बना रहा। अमेरिकी मीडिया के अनुसार ऐसे 2 हेलीकॉप्टर प्रभावित हुए हैं। यह हेलीकॉप्टर F-15E के लापता पायलट को खोजने के मिशन पर थे। तो ईरान ने कहा है कि उसने नए एडवांस डिफेंस सिस्टम की मदद से अमेरिकी विमानों को गिराया है। यह दावा अमेरिका के उस बयान के विपरीत है जिसमें कहा गया था कि ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को पहले ही नष्ट कर दिया गया है। तो ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे के सीज फायर प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक यह प्रस्ताव एक तीसरे देश के जरिए तेहरान पहुंचाया गया था, जिसे ईरान ने मानने से इनकार कर दिया। इस मामले पर अमेरिका की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इन घटनाओं का ईरान के साथ संभावित बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप ने अमेरिकी संसद में से रक्षा बजट को बढ़ाकर $1.5 ट्रिलियन करने की मांग की है। फिलहाल अमेरिका का रक्षा बजट करीब $839 बिलियन यानी लगभग 70 लाख करोड़ रुपए है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी अमेरिका और उसके सहयोगियों के सैन्य खर्च बढ़ाने की बात करते रहे हैं। तो अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर के लिए चल रहे मध्यस्थता प्रयास फिलहाल ठहराव में है। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने तय वार्ता में हिस्सा लेने से साफ इंकार कर दिया है और पाकिस्तान समेत क्षेत्रीय देशों के प्रयास अब परिणामहीन साबित हो रहे हैं। तो ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी दिनों में वो इस्लामाबाद में अमेरिकी अधिकारियों से मिलने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका की मांगे अस्वीकार्य है। वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने भी कहा था कि पाकिस्तान सार्थक वार्ता में मदद करने के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए थे कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत में है और प्रगति कर रहा है, लेकिन उन्होंने कोई और विवरण साझा नहीं किया। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान आरवी सिंह जी विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। सिंह साहब, सबसे पहला सवाल तो ये कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो संघर्ष देखने को मिल रहा है, 36 दिन हो चुके हैं और यह संघर्ष लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच ईरान ने संघर्ष विराम को लेकर अपनी असहमति दर्ज करा दी है। उसने साफ तौर पर किसी भी बातचीत से भी इंकार कर दिया है। कैसे देख रहे हैं जी? दोनों देश, जैसे अमेरिका को है कि अपना जो है दबंगई दिखाना है, जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया और वहां का जो है जो भी सिस्टम था सब हाईजैक करके कुछ बड़े बड़े नेताओं को कुछ जो है इंटरनल जो जानकारी लगी थी कि उनको पैसे देके खरीद लिया और वहां पे पूरा अमेरिका का राज हो गया। वही चीजें है यहाँ इराक में भी किया था, अफगानिस्तान में किया, फिर जो है इनका ईरान पे था। ईरान पे भी वैसे ही है कि पहले दिन ही आप देखें कि टॉप लीडर जो है 48 जो थे वो मारे गए। तो इनका प्लान वैसे ही था, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिखाई दे रहा है। 36 दिन की आपके और युद्ध जो देख रहे हैं, आंकड़े हैं आपके पास। दोनों देश जो है अमेरिका और इजराइल अटैक कर रहे हैं ईरान पे और ईरान भी उनका बखूबी जो है जवाब दे रहा है। लेकिन आज ये पूरा देश जो है इसकी परेशानी से जो है बहुत ज्यादा परेशान है इस लड़ाई की वजह से। तो समस्या का निदान तब होगा जब दोनों देश, जैसे मान लीजिए ईरान, इजराइल और अमेरिका, ये सहमति बनेगी। अमेरिका का है कि हम अपनी जो है पावर शक्ति को दिखाते हुए युद्ध को समाप्त करें और ईरान जो है अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। तो जब तक कोई एक झुकेगा नहीं तब तक ये समझौता हो नहीं पाएगा। और
फिलहाल की लड़ाई को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब टक्कर की लड़ाई चल रही है। अब इसके आगे के स्टेप वाले जो है अच्छे अच्छे हथियार अमेरिका के पास है और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे हैं, तो उसका इस्तेमाल करेगा। और उन्होंने कहा है कि जो उनकी जो है कमांडो की सेना है उनको उतारेंगे, उनके जो परमाणु बम के लिए जो उन्होंने बना रखे हैं यूरेनियम, उसको जो है कैसे भी करके वहां तक उनके जो है सेना सैनिक जाएंगे, उसको अपने कैप्चर में लेंगे। इस तरह की प्लानिंग अमेरिका बना रहा है। लेकिन अमेरिका को जरूर पता है कि हम अगर इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो हमें जवाब ईरान उससे कहीं ज्यादा देगा, क्योंकि आपको भी पता है कि इराक की लड़ाई के बाद से फिर 6 महीना पहले जो लड़ाई हुई थी उस समय से पूरी अच्छी तरह से तैयारी कर रहा है ईरान, और पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है। हालांकि भारत जो है ईरान के कभी सपोर्टर नहीं रहा, ना ईरान भारत के सपोर्टर रहा है, क्योंकि आप देखे हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा जो है ईरान जो है पाकिस्तान का सपोर्ट करते रहा है। तो लेकिन जो है आज जो खाड़ी में जो मध्य एशिया में जो लड़ाई लगा हुआ है उससे पूरा विश्व जो है परेशान है। लेकिन ईरान जो है आज देखे होंगे फ्रांस के भी जहाज को जाने दिया, उनका तेल वाहक जहाज जो था हरमुज जगह से जो है गया है। तो इस तरह से ईरान का रवैया जो है, कुछ देश हैं जैसे खाड़ी के कुछ देश है और इजराइल और अमेरिका को छोड़ के बाकी देशों के साथ किसी तरह का जो है लड़ने के मूड में नहीं है। वो भी चाहता है कि पूरा विदेश से जितने देश हैं सभी उसके पक्ष में आए और अमेरिका पे दबाव डाले, वो गलत कर रहा है। तो ऐसी धारणा लोगों में बनते जा रही है। हम नहीं चाहते हुए भी अमेरिका की जो नीति अभी के समय जो ट्रम्प जो गुंडई दिखा रहे हैं उनके खिलाफ जो है हर जगह आवाजें उठनी शुरू हो गई है, क्योंकि इसकी परेशानी आप देख रहे हैं अपने देश में, विदेश में हर जगह बहुत परेशानी हो रही है। खासकर गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, खासकर पाकिस्तान के भी न्यूज आते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं। अपने भारत की बात करें तो जितना भी हो सके जो है, कुछ इलेक्शन है, लोग कह रहे हैं उसकी वजह से रेट नहीं भर रहे हैं, लेकिन दिक्कतें तो आ रही हैं, ये आप महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। और सिंह साहब, दिक्कतें जिस तरीके की निकलकर सामने आ रही हैं उससे ये साफ जाहिर है कि अगर ये संघर्ष कुछ और समय तक चलता है तो जिस तरीके से पूरे विश्व पर इस वक्त व्यापक असर पड़ रहा है, आने वाले समय में भी भारत भी उससे अछूता नहीं रहेगा। क्योंकि भारत अभी तो फिलहाल ये दावे कर रहा है कि किसी तरह का कोई ऊर्जा संकट नहीं है। ईरान की तरफ से भी भारत के जहाज़ों को होर्मुज जल डमरू मध्य से अगर बात की जाए तो वहाँ से गुजरने दिया जा रहा है। एक और जहाज़ जो है उसके अंदेशा लगाया जा रहा है कि 6 अप्रैल तक भारत पहुँच जाएगा और उससे भारत की ऊर्जा को और एक बड़ी ताकत यहां पर मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन आने वाले समय में इस बात की कौन गारंटी लेगा कि ईरान अपना रुख नहीं बदलेगा, क्योंकि ईरान पर भी लगातार प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी देखिए, हमेशा से अमेरिका ने ऐसी दबंगई दिखाई है कि ईरान को अलग थलग कर दिया था। तो अलग बात है कि यूक्रेन और रसिया की लड़ाई हुआ और नाटो देश यूक्रेन का सपोर्ट किया, तो उस समय हालांकि अमेरिका ने कुछ उनको प्रलोभन भी दिया था ईरान को उस समय, लेकिन ईरान का नहीं, ईरान ने रसिया के साथ जाने का फैसला किया और बहुत हेल्प किया रसिया का। और आज कहीं ना कहीं मान लीजिए भले ही सामने नहीं है तो पीछे से सपोर्ट जो है एक मजबूती, एक दोस्त की तरह रसिया जो है, चाइना जो है, नॉर्थ कोरिया जो है, जो ईरान को कर रहे हैं। बाकी अन्य देश जो है पूरे वर्ल्ड में जो है ईरान के साथ कोई भी नहीं है जो अंदर से जो है इंटरनली जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि ईरान अभी अगर लड़ाई में अगर टिका हुआ है तो कहीं ना कहीं रसिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया का बहुत बड़ा योगदान है। और अभी की जो लड़ाई है, अगर अमेरिका सोच रहा है कि हम आगे और आगे बढ़ेंगे तो ईरान भी उनसे, रसिया जैसे देश, चाइना जैसे देश सपोर्ट अगर कर रहे हैं तो आसान रास्ता नहीं होगा। इसमें यही है कि अमेरिका को झुकना चाहिए और ये दबंगई जो है ट्रम्प का, वहाँ की जनता को भी देखना चाहिए। ट्रम्प की जो दबंगई जो है खत्म होना चाहिए। इसका जो है दुष्परिणाम पूरे वर्ल्ड पे, विश्व पे पड़ रहा है, जिसका खमियाजा आप भले हमारे भारत के सरकार नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन उसका असर तो दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। और ये 1 महीना 2 महीना लड़ाई चलता है तो इसका बहुत दुष्परिणाम होंगे और हमें भी क्या होगा हम कह नहीं सकते। बिल्कुल। और सिंह साहब, क्योंकि विदेश मामलों की आप अच्छी खासी समझ रखते हैं, हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं और कई चीज़ों को लेकर जो आपके विचार हैं उससे साफ तौर पर यह तो जाहिर है कि युद्ध के पक्ष में आप नहीं हैं और कोई भी नहीं होता है। युद्ध की अगर हम बात करें तो जहां पर भी जब इस तरीके की स्थितियां बनती हैं तो काफ़ी ज़्यादा
भयावह परिणाम उसके देखने को मिलते हैं। जो देश युद्ध में सम्मिलित होते हैं वो तो कई साल पिछड़ ही जाते हैं, लेकिन उसका जो व्यापक असर पूरे विश्व पर पड़ता है उसकी वजह से भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि मिडिल ईस्ट के संघर्ष में देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें तो 36 दिन बीत चुके हैं, अब तक 2076 मौतें हो चुकी हैं, 26,500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो आम जनमानस पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भारतीयों को भी जिस तरीके से वहां से निकालने की कवायद है भारत सरकार ने तेज की हुई है, कई भारतीयों को वहां से निकाला गया है, लेकिन अब भी पूरी तरह से स्थितियां सामान्य नहीं है और आने वाले समय में ये स्थितियां सामान्य होती हुई दिखाई भी नहीं पड़ रही। अभी आपके पास न्यूज होगा, अभी कल ही का न्यूज मैं देख रहा था कि कहीं विस्फोट हुआ है यूएई या कुवैत में, जहां 5-6 भारतीय ही उसमें घायल हुए हैं, मरे भी हैं। परसों का भी न्यूज था, एक भारतीय मर गए। तो आपको पता है कि खाड़ी देशों में खासकर भारत से बहुत सारे लोग रोजगार के लिए गए हुए हैं। खासकर दुबई से हम अपना इतना अच्छा रिलेशन है, तो खाड़ी के जितने भी देश है, सऊदी अरब हो, कुवैत हो, कतर हो, जितने भी कंट्री हैं, वहाँ पूरा एक तरह से भारत के जितने भी हैं रोजगार के अच्छे अच्छे अवसर है और वहाँ पे रह रहे हैं। अभी कोई भी वहाँ से आने का सोच भी नहीं रहा है, क्योंकि लड़ाई का समय है और भारत सरकार की पूरी नजर है उस पर, ये बात तो मानना पड़ेगा। अपनी विदेश नीति बहुत अच्छी है। और खासकर ईरान में भी आपके मीडिया के माध्यम से खबर आया था कि 10,000 से ज्यादा लोग हैं। तो लड़ाई किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कोने में होगा तो हमारे भारतीय जो है किसी भी माध्यम से पढ़ने के लिए गए हो या रोजगार के लिए गए हो, हर जगह है। अब भारत का हमेशा रुख जो रहा है मैत्रीपूर्ण रहा है। अब ये दो देशों की लड़ाई में पूरा विश्व परेशान है, हम भी परेशान हैं और उम्मीद नहीं है कि आगे अभी जब तक कोई झुकेगा नहीं, अपने समझौते पर तैयार नहीं होगा, तब तक युद्ध जो है रुकने वाली नहीं है। इसका असर जो है आप देख रहे हैं शेयर मार्केट में कितना ज्यादा पड़ रहा है, मार्केट कितना नीचे जो है लुढ़क कर गिर गया है। तो हर क्षेत्र में जो है नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं है अमेरिका बहुत नुकसान में है, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी है और उसके पास टेक्निक है, लोगों पे प्रेशर बना के अपना पैसा जो है किसी न किसी देश पे किसी माध्यम से। आपने देखा इस लड़ाई से पहले ट्रम्प के बयान आते थे कि भारत पे 200% टैरिफ लगा रहे हैं, तो 150 लगा रहे हैं। ये उनकी गुंडाई थी, ऐसे तरह के करते थे। इसलिए आज ईरान अपना विरोधी हो गया है, तो भी यहाँ के लोगों में उनके लिए जो है हमदर्दी है कि ईरान के साथ अमेरिका कहीं ना कहीं गलती करता है। क्योंकि जिस तरह से वेनेजुएला जैसे एक देश के राष्ट्रपति को उठा लेना, वहाँ के जो संसाधन है उसका दुरुपयोग करना, उनके ऊर्जा पर उनका जो है कैप्चर कर लेना, तो ये नीति है अमेरिका की। भारत के लिए भी उनका यही है कि ऐसा कर दे कि भारत जो है हमारे आगे झुका रहे, रसिया के फेवर में नहीं जाए। जबकि जब भी विपत्ति आई है, जब भी अपने आर्मी से लेकर जितने भी हथियार हैं भारत के, सब में जो है रसिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे एस जो है अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है S-5 जो है रसिया ने ही दिया है। तो हर तरह से लड़ाकू विमान से लेकर हर तरह से हमेशा रसिया खड़ा रहा है। लेकिन अमेरिका की दबाव के चलते और अच्छा रिलेशन रसिया से नहीं हो पाता है, ये बात रसिया को भी पता है। लेकिन आज की जो पूरे विश्व में जो संकट खड़ा हुआ है, इसमें कोई और जिम्मेवार नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप है। उनका फैसला जो है ये बहुत ही तानाशाही है। हर तरह से मीडिया पे उनके बयान आ रहे हैं, न्यूज आ रहे हैं। हालांकि वो परेशान बहुत है, उनका विरोध वहां पे अमेरिका में हो रहा है और इसका खमियाजा अमेरिका के भी मार्केट में बहुत पड़ा है। और लड़ाई में आप भी जानते हैं कि कोई भी देश आ जाता है तो उनके हर जगह नुकसान ही होता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो नुकसान तो हो ही रहा है सर। बिल्कुल। और सिंह साहब, जैसा कि आपने जिक्र किया डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर अगर हम बात करें तो विरोधाभास जैसी स्थिति नजर आती है। एक पल में वो कुछ कहते हैं, दूसरे ही पल उनकी बात का कोई और ही अर्थ निकलकर सामने आता है। लेकिन उसके ठीक विपरीत अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान अपने स्टैंड पर पहले दिन से क्लियर है। हम लगातार देख रहे हैं कि जो जैसा कि हमने उम्मीद भी नहीं लगाई थी कि ईरान इस तरीके से इस संघर्ष में अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ेगा, लेकिन ईरान ने सबको चौंका दिया। 36 दिन में ईरान ने जिस तरीके की रणनीति अपनाई है, जिस तरीके से पलटवार किया है, वो पूरा विश्व देख रहा है कि ईरान को जितना कमजोर समझा जा रहा था उतना कमजोर ईरान है नहीं। और अभी भी चाहे ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान यहां पर उठाना पड़ा हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी भी तरह की जो भी हरकत है अमेरिका की हो, इजराइल की तरफ से हो, उसका माकूल जवाब दे रहा है। ये ईरान का जो है
जो इराक में जब लड़ाई लगा था जी। तभी ईरान ने महसूस कर लिया था कि अगला टारगेट हम होंगे, जब ये 90 के दशक की बात है। लेकिन किसी न कारण कोई और वजह रहा हो, करते करते लास्ट में वो डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाई दिया, क्योंकि अमेरिका की भी भले दिखाने के लिए कुछ भी हो, उनकी भी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन ये तैयारी जो है ईरान की 1990 के दशक से ही चला आ रहा था। अभी 6 महीना पहले जब अमेरिका ने अटैक किया था, उस समय से अपनी लड़ाई की तैयारी उन्होंने और ज्यादा तेजी से कर दिया था, हथियार बनाने, खासकर यूक्रेन और रसिया की लड़ाई में जी। जो जब हुआ था उस समय और ज्यादा उन्होंने तैयारी शुरू कर दिया था ईरान ने। तो इस तरह से रसिया से भी टेक्नोलॉजी, जैसे देख लीजिए एक हथियार है कि 3-4 देशों के पास ही है। रसिया के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, चाइना के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास है और भारत के पास है। ये आप मित्र देश जैसे मान लीजिए अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, उनके साथ इंग्लैंड हो गए, इनके पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल है नहीं। तो ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी रसिया से ईरान को हाथ में आया है, क्योंकि इसके लिए कोई भी एयर डिफेंस रोक नहीं सकता है। जब इतनी स्पीड से 18,000 किलोमीटर की स्पीड से जो मिसाइल जब वो छोड़ते हैं तो उसको कोई भी एयर डिफेंस जो है रोक नहीं सकता है। अलग बात है वो अपने निशाने पर जाने के बाद से विस्फोट होता है कि नहीं होता है। तो ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं इसमें रसिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई में ईरान ने उनको भरपूर सहयोग किया और इस सहयोग की वजह से ईरान जो है इतना मजबूत हो गया टेक्नोलॉजी में, लड़ाई के संसाधन में, हथियार बनाने में, विस्फोटक सामान बनाने में। आप देख रहे हैं कि ऐसे हथियार से हमला कर रहा है कि जो मिसाइल जाने के बाद से कई टारगेट पर एक ही मिसाइल जो है उनको टारगेट बना रहे हैं। तो एक टेक्नोलॉजी जो है सिर्फ रसिया के पास था, दूसरा जो है चाइना के पास था। तो कहीं ना कहीं ये अलग बात है, वो इस बात को रसिया और चाइना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी तो उन्हीं के पास से आया है। इसी का वजह है कि ईरान जो है अमेरिका को भविष्य में भी ये हम सोच सकते हैं कि जब परमाणु बम की बात आएगी या ऐसे ऐसे अच्छे टेक्नोलॉजी वाले हथियार का यूज अगर अमेरिका नहीं करता है तो ऐसी लड़ाई में तो ईरान उनको बराबर का टक्कर दे रहा है। खासकर अभी लड़ाइयाँ चल रही हैं, जैसे 2-3 दिन से आपने देखा है कि दोनों देश एक दूसरे के पुल जो बने हुए हैं, बड़े बड़े पुल बने हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं। तो ईरान ने भी जो सऊदी अरब में और जो खाड़ी के देशों में पुल बने हुए हैं, इजराइल में जो बने हुए हैं, खासकर ईरान ने भी, अमेरिका ने धमकी दिया है कि हम आपको पाषाण युग में धकेल देंगे। तो उसका जवाब ईरान ने भी दिया है कि हम आपको जितने भी एआई के सेंटर बने हुए हैं खाड़ी देशों में, इजराइल में, आसपास में भी, तो हम उसको टारगेट करेंगे। और टारगेट हमारा सोचने का नहीं है, पहले से हमने टारगेट करके रखा हुआ है। तो इस तरह से अमेरिका को बराबर जवाब मिल रहा है, हर क्षेत्र में मिल रहा है। अलग बात है कि वो टेक्नोलॉजी अभी ईरान के पास हाथ नहीं लगा है कि वो अपने जगह से अमेरिका को टारगेट कर दे, ऐसा कोई मिसाइल बना ले हाइपरसोनिक कि जो उतने लंबे डिस्टेंस के मिसाइल हो। अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं ईरान ने अब तक अमेरिका में भी मिसाइल हमला कर दिया होता। तो एक टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं उनकी तैयारी चल रही होगी, हो सकता हो रोक के रखे हो, टेक्नोलॉजी हो, क्योंकि जब हाइपरसोनिक उन्होंने मिसाइल बना लिया है तो हो सकता है कि डिस्टेंस का मिसाइल भी होगा। अलग बात है कि ईरान नहीं चाहता कि उसको अभी निकाले हम। बिल्कुल। और सिंह साहब, जिस तरीके की स्थिति क्योंकि यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रही है, ये संघर्ष अभी लंबे चलने वाला है, क्योंकि ईरान तो अपनी स्टैंड पर पूरी तरह से टिका हुआ है। उसने तो, अमेरिका ने जो 15 पॉइंट्स शर्तें यहाँ पर रखी थी उसे भी खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ मेरा एक सवाल है, क्योंकि एक बहुत ही हास्यास्पद मैं कहूँगा कि एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान मध्यस्थता कराने के लिए आतुर नजर आ रहा है। जो खुद इस वक्त गर्त में है वो वहां पर अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता कराने के लिए आगे बढ़ रहा है। क्या इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत की तरफ पूरा विश्व इस वक्त टिकटिकी लगाए बैठा है? ऐसे में पाकिस्तान चाहता है कि वो भारत को पीछे छोड़कर इस संघर्ष में मध्यस्थता कराकर कहीं ना कहीं क्रेडिट पॉइंट्स अर्जित कर ले। देखिए, इस लड़ाई में जो है खासकर ईरान से, अलग बात है हमारे अपने आयात और निर्यात व्यापार चलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ईरान जो है पाकिस्तान का बहुत बड़ा मददगार था, उसका सपोर्ट करता था। लेकिन ईरान के साथ साथ सऊदी अरब, कतर, कुछ सऊदी अरब से जो बहुत ज्यादा जो है इन्होंने पैसे ले रखे हैं उधार पाकिस्तान ने। तो यहाँ पे पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है, क्योंकि अमेरिका भी बहुत बड़ा पाकिस्तान का सपोर्टर रहा है। देखिए, अभी लड़ाई हुई थी तो उसने पाकिस्तान के लिए स्टैंड लिया था।
तो यहाँ पे पाकिस्तान खुद जो है पहल किया है, न कि इसमें अमेरिका ने, ईरान ने इसमें बोला था कि पहल करो। इसने खुद पहल करके दोनों तरफ संपर्क बनाने की कोशिश की है कि हम इसमें थोड़ा सा अपना देश को आगे नाम अपना करें। इस तरह से यह परेशानी हो रही है। आपको पता है 1 महीना और अगर युद्ध चलता है तो भारत परेशान होगा, पूरा विश्व परेशान होगा, लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी। अभी अलग बात है, आ नहीं रहा है, लेकिन जमीनी है, आप लोग पता कर सकते हैं, मीडिया है, आपके पास हर तरह का न्यूज है कि पाकिस्तान की बहुत आर्थिक स्थिति पहले से खराब थी और इस लड़ाई के बाद से और ज्यादा खराब हो गई है। क्योंकि सऊदी अरब का आया था, मैंने 2-3 दिन पहले सुना था कि सऊदी अरब ने हाथ खींच लिए हैं और सऊदी अरब ने कुछ धमकी भी दी है कि हमारे इतने पैसे है वापस करो। क्योंकि इनका रवैया जो है ईरान के तरफ भी है और सऊदी अरब की तरफ भी है, तो इसमें पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है। और ये खुद इन्होंने पहल किया था, ना ईरान की तरफ से कोई इनका पहल स्वीकार किया गया, ना अमेरिका की तरफ से, तो इसलिए इनकी जो है अपने आप बात जो है खराब हो गई। बिल्कुल, यानी फिर से एक बार विश्व स्तर पर पाकिस्तान ने अपनी किरकिरी यहाँ पर करा ली है, क्योंकि ईरान से बहुत उम्मीदें थी पाकिस्तान को कि पाकिस्तान जब ये प्रस्ताव रखेगा तो ईरान उस पर विचार विमर्श जरूर करेगा। लेकिन जब ये सिरे से खारिज हो गया है प्रस्ताव, तो इसके बाद एक संकट पूरे विश्व पर मंडरा रहा है और सबसे बड़ा संकट पाकिस्तान पे, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान की माली हालत किसी से छिपी नहीं है, किस तरीके की महंगाई वहाँ पर लोग इस वक्त उसका सामना कर रहे हैं, और उसके बावजूद अपनी स्थितियों को सुधारने की बजाय इधर उधर की चीज़ों में पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा ध्यान है। बहरहाल पाकिस्तान की अपनी सोच है, वो किस तरीके से आगे बढ़ता है, क्या उसकी रणनीति रहती है, उस पर हम क्या ही चर्चा करें। लेकिन भारत की अगर हम बात करें, क्योंकि भारत एक ऐसा देश बन चुका है, विश्व स्तर पर भारत की एक अपनी अलग पहचान बन चुकी है, ऐसे में पूरा विश्व भारत की तरफ टिकटिकी लगाए बैठा है कि भारत एक ऐसा देश है कि वो इस संघर्ष में विराम लगाने की काबिलियत रखता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भारत को बीच में पड़ना चाहिए और इस संघर्ष के बीच में मध्यस्थता के जो रास्ते बंद इस वक्त दिखाई दे रहे हैं उन्हें खोलने की पहल करनी चाहिए? नहीं, जैसे दोनों देशों की तरफ से अगर सूचना आती है कि भारत को पहल करना चाहिए तो फिर भारत को इसमें भाग लेना चाहिए, अन्यथा भारत में जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। रीजन क्या है कि देखिए, अमेरिका अपनी बात से झुकने वाला नहीं है, ईरान अपने बात से झुकने वाला नहीं है, तो ऐसे में जाकर बात खराब करने से कोई बात बनेगी नहीं। क्योंकि आपको पता होगा जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने थे और उन्होंने हमला किया था ईरान पे, और ईरान ने भी उनके जो इराक की जगह एक एयरबेस है सैनिक का, उनका जो सेना का बेस है उस पे ईरान ने हमले किए थे। कुछ नुकसान नहीं हुआ था, हल्का सा नुकसान हुआ था। उस समय आदरणीय मोदी जी ने मध्यस्थता कराई थी और एक दिन में ही बस थोड़ा सा लड़ाई हुआ, युद्ध रुक गया था। लेकिन आज मोदी जी कर सकते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री, लेकिन रीजन क्या है कि इसमें अभी दोनों देशों की तरफ से टक्कर की लड़ाई चल रही है। दोनों तरफ से जो है कोई झुकने को तैयार है नहीं। नुकसान जो है, आप भी टॉप लीडर 48 मारे गए हैं, ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान है, आप भी जानते हैं, और अमेरिका अभी भी लड़ा हुआ है कि उनका यूरेनियम लेंगे, उनका परमाणु का जो वो आगे का रिसोर्स बनाए हुए है उसको हमें नष्ट करना है। दूसरा, ईरान ने जो शर्तें रखी हैं 5, उसमें तो टॉप यही है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका करेगा, तब हम लड़ाई को रोकने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ईरान की ये समस्या है कि भविष्य में जो है कि अमेरिका फिर से इस तरह की उनके ऊपर एयर स्ट्राइक, लड़ाई ना करे, इस तरह का वार ना करे, तो उनके मुद्दे रखे हैं उन्होंने। तो इसको देख, जब तक दोनों तरफ से पूरी तरह से पहल ना आ जाए, तब तक किसी देश हो, भारत हो या रसिया हो या चाइना हो, अन्य भी कोई देश हो जो चाहता है कि हम लड़ाई को रुकवा दे, तब तक नहीं करना चाहिए पहल। क्योंकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का तो बयान आप सुनते हैं, सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है, दोपहर को कुछ और होता है, अगले दिन कुछ और होता है। तो एक तरह से इजराइल अगर कहता है तो अपनी बात पे अडिग रहता है, इजराइल का बयान चेंज नहीं होता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का तो उनका जो बयान जो है, कब क्या कह जाएंगे कोई ठीक नहीं है। बिल्कुल। सिंह साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा सा ही बचा है, तो जल्दी से मैं आपसे जवाब चाहूँगा कि संघर्ष का भविष्य आप किस तरीके का देख रहे हैं, और साथ ही साथ ईरान जिस तरीके से अभी फिलहाल सीज फायर के विरोध में नजर आ रहा है, क्या उसकी सबसे बड़ी वजह ट्रंप के जो बयानों में विरोधाभास देखने को मिल रहा है वो भी मानी जा सकती है? नहीं, देखिए, इसका मुख्य कारण क्या है, ईरान जानता है कि 36 दिन हमने लड़ाई खींच दिया है तो हमारा नुकसान हुआ है, उसके कई गुना ज्यादा अमेरिका का जी समझ सकते हैं कि
ईरान अपने घर से लड़ाई लड़ रहा है जी। और ये तो 2000 किलोमीटर अमेरिका और कितना हजार किलोमीटर से आकर के वहां पे जो है अपना सैनिक अड्डा बना करके वहां से समुद्र से और कई जगहों से अटैक कर रहा है। जी। साथ में खाड़ी के देशों के पास अपना सैनिक अड्डा बना के वहां से अटैक कर रहा है। तो उसको पता है कि जितना ईरान का क्षति हो रहा है उसके 20 गुना या 50 गुना ज्यादा अमेरिका का इजराइल का खर्च जी जी। तो ये चीजें अच्छी से पता है कि वो हमें भले धमकी दे रहा है लेकिन वो भी कितने बैकफुट पे आ गए हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि ईरान भले ही दिवालिया होगा लेकिन अमेरिका की भी हालत बहुत खराब हो जाएगी। इस युद्ध ने ये कर दिया है, क्योंकि आप देख चुके होंगे कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में अलग बात है वहाँ पे बाहरी भूमिका के रूप में नाटो को चढ़ा करके अपने खुद सपोर्ट करके अमेरिका ने लड़ाई कराया, लेकिन आज यूक्रेन की हालत क्या है। एक विकसित देश होने के बाद से ऐसे जर्जर देश बन गया कि कह नहीं सकते। लड़ाई किसी देश के लिए के जो है भविष्य नहीं होता है, जी। वो 100 बरिस 50 साल 20 साल 30 साल पीछे ढकेल देता है। वहां की स्थिति करने में बहुत टाइम लग जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इराक, अफगानिस्तान जहां भी लड़ाई हुए हैं उनका। तो यहाँ भी ईरान में जो लड़ाई हुआ है, ईरान को भी पता है कि हम ठीक है, हम परेशान हैं, हम भी बैकफुट पे आए हैं, बहुत परेशानी होगी, 10 साल 20 साल हम पीछे जरूर चले गए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नुकसान जो है अमेरिका का हुआ है। और ये भी न्यूज है, आपको बता दें कि हो सके युद्ध के बाद से, चूंकि आप देख रहे हैं कि अमेरिका लड़ने के लिए आया तो अमेरिका को उम्मीद था कि 30-32 देशों का जो नाटो का संगठन है वो भी साथ में लड़ने के लिए आएंगे, लेकिन आप अंदाजा करेंगे कि कोई लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आया। क्योंकि आज के जो वैश्विक पटल पर देखेंगे पूरे विश्व का, किसी भी देश इतनी अच्छी कोई भी नहीं चाहता कि हम आर्थिक स्थिति की संकट अपने देश के लिए ले। तो ऐसे में कोई भी अंदाजा किया जा रहा है कई लोगों विशेषज्ञों के द्वारा कि हो सके इस युद्ध के बाद से नाटो जो संगठन से अमेरिका अपना हाथ खींच लेगा, क्योंकि इस लड़ाई में नाटो ने कहीं न दूर तक न सेना भेजा न सपोर्ट किया। इसमें सुनने में आया था कि इंग्लैंड की नेवी जो है आ रहे हैं, लेकिन कहीं से सुनने तो नहीं हुआ कि उनका इस्तेमाल हो रहा है। यही सुनने में आ रहा है कि अमेरिका और इजराइल ही अटैक कर रहे हैं। तो ऐसे में नाटो संगठन टूटता हुआ दिख रहा है। अब आगे देखिए भविष्य में क्या होगा। चलिए सिंह साहब, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय हमें इतनी ही इजाजत देता है तो हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष 36वें दिन में प्रवेश कर चुका है और लगातार हमलों के बीच हालात और तनावपूर्ण बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक अगर बात की जाए 2076 मौतें हो चुकी हैं, 26,500 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। 48 घंटे के सीज फायर प्रस्ताव को ईरान ने ठुकरा दिया है। अब इस संघर्ष का आने वाले समय में भविष्य क्या होगा ये तो फिलहाल कह पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन फिलहाल स्थितियां काफी तनावपूर्ण बनी हुई हैं और दोनों ही तरफ से जो लगातार हमले हो रहे हैं उससे स्थितियां सुधरती हुई भी दिखाई नहीं दे रही। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।